हेलो एवरीवन, टुडे विल टॉक अबाउट आज हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, इसका बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, वो कैसे आया, कौन कौन सा एक्ट्स था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। तो आज हम लोग ये सब देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। मेनली सबको वेदर इट इज अ सिटीजन और वेदर इट इज अ पॉलिटिशियन, एवरीवन हैज़ टू फॉलो द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबको फॉलो करना है। ये मेनली एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारा फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल बताता है, हमारा स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करता है, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का ड्यूटी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट सेट आउट करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताता है, और एक सिटीजन होने के नाते हमारा क्या ड्यूटीज़ है वो बताता है। और इंटरेस्टिंग बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी सोवरेन कंट्री का पूरे वर्ल्ड में। ये जो है 444 आर्टिकल्स कंटेन करता है जो कि 22 पार्ट्स में है, और 12 शेड्यूल्स और 98 अमेंडमेंट्स है किए गए हैं इसमें। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1949 को, जबकि ये इफेक्ट में आया था 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ था, और इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये मेनली हम लोग 2 ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते हैं। तो वो क्या है, कंपनी रूल जो कि 1773 टू 1858 तक था, और सेकेंड पार्ट है क्राउन रूल जो कि 1858 से 1947 तक था। आफ्टर 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंट। तो अब क्या है हम लोग देखेंगे। पहले सबसे पहले आई विल टेल यू एज लाइक अ स्टोरी कि क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे basically for trading. They came in India basically for trading, with a purpose of trading in a form of country named as East India Company. East India Company के नाम से वो लोग हमारे इंडिया में ट्रेडिंग करने आए थे। तो क्या हुआ, ट्रेडिंग करने को आए, बट धीरे धीरे इंडिया के हर पार्ट को उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड कैप्चरिंग, हायरिंग एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। तो इन सब को देखते हुए इन सब चेंजेस के बाद जैसे जब उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया, तो हमारे इंडिया में 2 इम्पॉर्टेंट बैटल्स हुए। वो क्या थे, बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो ये दोनों बैटल्स भी ब्रिटिश ने ही जीत लिया था। तो इन दोनों बैटल को जीतने के बाद क्या हुआ, दे साइंड अ ट्रीटी, अ वेरी फेमस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड। Okay, so after this treaty was signed, British India Company को दीवानी राइट्स दे दिया गया। अब दीवानी राइट्स क्या था, अकॉर्डिंग टू दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो they started collecting revenue from बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। सो इसके बाद क्या हुआ, फिर 1857 में इससे पहले यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी फेस था। अब आएगा हमारा क्राउन रूल, ब्रिटिश रूल। इसमें क्या था, 1857 में एक रिवोल्ट हुआ, इसके बाद सब कुछ चेंज हो गया, और ब्रिटिश इंडिया कंपनी टोटली इट वाज रिमूव टोटली, एंड नाउ ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे टोटल डायरेक्ट डायरेक्ट कंट्रोल ले लिए, और ये चला 1947 तक। नाउ नेक्स्ट वी विल सी कि क्या हुआ नेक्स्ट, एक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस। अब हम लोग कुछ एक्ट्स देखेंगे जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया। तो इसमें 2 पार्ट्स में ही डिवाइड है। बिफोर 1858 जबकि हमारा कंपनी रूल था, और आफ्टर 1858 जबकि हमारा क्राउन रूल था, मतलब ब्रिटिश रूल था। इससे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, and after 1858 the acts were passed were as follows: Government of India Act 1858,
Indian Councils Act 1861, Indian Councils Act 1892, Indian Councils Act 1909, Government of India Act 1919 and Government of India Act 1935. So now हम लोग एक मतलब सारे को डिटेल में देखेंगे कि इसमें था क्या. तो कंपनी रूल में पहला एक्ट क्या आया, वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो इस एक्ट में इनिशियल स्टेप जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिया कि टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द अंडरटेकिंग्स ऑफ ईस्ट इंडिया. उन्होंने कंट्रोल किया और डायरेक्ट किया सारे अंडरटेकिंग्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के. और इसके साथ प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल जो था उसको सुपीरियर बताया गया कंपेयर टू प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. और जो प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ ऑल 3 प्रोविंसेस का डेजिग्नेशन दिया गया. और इस एक्ट में पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल भी क्रिएट किया गया. और हमारे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग. वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल. दिस शुड बी रिमेम्बर्ड बाय यू. नाउ नेक्स्ट एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट. पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो हमारे ब्रिटिश पीएम थे विलियम पिट, उनके नाम पे रखा गया था. इसमें क्या हुआ था, अ डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, लाइक ये ना दो बोर्ड कंट्रोल किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो dual system of control was created. 2 types of control system was created. इसमें क्या था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ इंडिया मैनेज करता था. और कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो कमर्शियल अफेयर्स ऑफ इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल था. सो दिस वॉज अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट. अब नेक्स्ट था चार्टर एक्ट 1793. व्हाट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793? इसमें द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को. This was an act of parliament which renewed the charter issued to the British East India Company. In this act, it was renewed the charter which was issued to the British India Company. Next is Charter Act of 1813. What is this? Act is also known as East India Company Act 1833. This act, ये act जो था वो मोनोपोली जो था इंडिया के ट्रेड का जो मोनोपोली था उसको एंड कर दिया. एक्सेप्ट विथ with China and India. Except tea trade जो था with China and India, it all got ended. Next is Charter Act of 1833. इसमें क्या था, मोनोपोली इन ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड विथ इंडिया एंडेड. मोनोपोली जो था ट्रेड का चाइना के साथ एंड ट्रेड विथ इंडिया एंडेड. आफ्टर दैट इन दिस एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में मतलब ट्रांसफॉर्म हो गए. And next, the first Governor General of India was William Bentinck. This point should be noted that William Bentinck was the first Governor General of India. And next, पहला Law Commission established हुआ, and Lord Macaulay was its chairman of first Law Commission, which was established in India. Next was Charter Act of 1853. So in this, it established in Charter Act of 1853, it established लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव फंक्शन था. जो भी हमारे कंट्री का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव फंक्शन था इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया. और फर्स्ट टाइम एक सेपरेट एंटिटी बनाई जा रही थी जिसको बोला गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. फर्स्ट टाइम एक सेपरेट एंटिटी बनी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था और इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया था. इसमें टोटल 6 मेंबर्स थे, 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव और टोटल 6 में 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे और 2 टोटल 6 में से और 2 जो बचे थे वो ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था. एंड दीज 4 वेयर फ्रॉम मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल. And in Charter Act of 1853, first time civil services were open to India. Before this, civil services exam Indians को देने के लिए अलाउड नहीं थे. नेक्स्ट अब हमारा आएगा क्राउन रूल. क्राउन रूल 1858 to 1947, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली हटा के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपना रूल दिया था. दैट वाज क्राउन रूल.
इसमें पहला एक्ट था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसमें क्या हुआ था, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया गया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया में, और लॉर्ड कैनिंग जो था वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे। और यहाँ पे सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वाज एबॉलिश्ड एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे डबल गवर्नमेंट सिस्टम लाइक डायरची जो था इसको अबॉलिश कर दिया गया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया था। कोड ऑफ डायरेक्टर्स को क्यों हटा दिया गया था, क्योंकि वो कमर्शियल एरिया देखते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली मतलब इंडिया से रिमूव कर दिया गया था, इसलिए कोड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया गया था। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें फॉर लेजिस्लेटिव गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज इनलार्ज। कुछ लेजिस्लेटिव पर्पसेस के कारण गवर्नर जनरल काउंसिल जो थे उसको इनलार्ज कर दिया गया था। अभी वहाँ पे 6 मेंबर्स था जिसको कि 12 कर दिया गया था, और एडिशनल 6 मेंबर ऐड करके जो कि नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ने इस एक्स्ट्रा 6 मेंबर को नॉमिनेट किया था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग थे, और वाइसराय और एक और चेंजेस हुआ था, लाइक पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, इसमें ईच मेंबर वाज असाइंड अ पोर्टफोलियो ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। लाइक हर डिपार्टमेंट पे अलग अलग मेंबर को अलग अलग उनका वर्क दिया गया था, और वो जो वर्क असाइन किया गया था दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। दिस वाज पोर्टफोलियो सिस्टम। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। लॉर्ड मॉर्ली जो थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे स्टेट एंड ऑफ स्टेट के, और लॉर्ड मिंटो उस टाइम के वाइसराय थे, इसलिए इसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि ये रिफॉर्म इन लोगों के थ्रू लाया गया था। इसके थ्रू क्या हुआ था, इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। एक अलग इलेक्टोरेट बना था मुस्लिम के लिए, और उसमें केवल मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव कुड वोट देयर। This was a reform made in Morley Minto reforms. Or Lord Minto appointed Satyendra Prasad Sinha as the first Indian member of Viceroy's Executive Council. This you should remember that Satyendra Prasad, who was appointed by Lord Minto, was the first member of Viceroy's Executive Council. Next is Government of India Act 1919. What is this? This act is also known as Chelmsford Reforms, because Montague was Secretary of India and Chelmsford was Viceroy of India at that particular time. उस टाइम पे ये लोग सेक्रेटरी थे स्टेट के इन इंडिया, और चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइसराय थे, इसलिए इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा गया है। और इस एक्ट में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया है। डायरकी क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इज नोन एज डायरकी, और इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस्टेब्लिश किया गया था इस एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। और एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में थ्रू दिस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया था, और बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकेम लोकसभा। तो इसी एक्ट में राज्यसभा और लोकसभा को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्या था, ये जो है डायरकी सिस्टम जो भी था प्रोविंसेस में उसको एबॉलिश कर दिया गया, और फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था 1937 में, जो कि अभी भी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और 1935 एक्ट में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट 1935 में ही हमारा RBI स्टैब्लिश हुआ था, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्या, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो फाइनली वी केम टू आवर इंडिपेंडेंस इन 1947। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश रूल जो है वो एंड हो जाता है, और एक्चुअली क्या हुआ था, Feb 28 को जो PM ऑफ इंग्लैंड थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि वी विल लीव इंडिया बाय June 30। तो
they gave a message that will leave India by June 38 और उन्होंने 14th अगस्त 1947 midnight 12 को इंडिया छोड़ दिया था और this act declared as India independent and sovereign nation. After this act, Indian Independence Act of 1947, India was declared as an independent and sovereign nation and it provided for the establishment of government at both central and state level. Like एक central level government और state level government establish हुआ जैसे अभी तक हो हमारे इंडिया में है. अब क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब इम्प्लीमेंट हुआ? जनवरी 26, 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 नवंबर 1949 को, बट इट गॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 26, 1950. सो the draft of new constitution in India was prepared on February 1948 on itself और कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड एंड टेकन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ नेशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब एडवाइसेस लेकर तब बनाया गया है. लाइक दे हैव टेकन मेनी, इट गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी नेशंस एंड मेड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब नाउ विल सी कि अब कौन कौन सा नेशन कौन कौन सा क्या क्या मतलब किस किस नेशन से क्या क्या बोरो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो मेन सोर्सेज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है, कुछ पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से. तो नाउ वन बाय वन विल सी कि कहाँ से क्या लिया गया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया पहले हम लोग देखेंगे. वहाँ से हमारा फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं वो लिया गया है. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर अमॉन्ग द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू. नेक्स्ट president as a supreme commander of armed force, and last one equal protection under law. These all things have borrowed from constitution of United States. Next we'll see कि हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या borrowed है. So what are those things? Parliamentary government first, single citizenship, next rule of law, writs, speaker and his rule, law making procedure established by law. ओके, दीज ऑल आर द थिंग्स जो कि हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है. तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया? पहला चीज द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द फॉलोइंग फीचर्स. ओके, द फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया विथ फॉलोइंग फीचर्स. अब वो क्या क्या फीचर्स है? फेडरल स्ट्रक्चर विद द सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, रेसिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सब लिया गया हमारे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. नेक्स्ट नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, अपर हाउस जो कि है हमारा. नेक्स्ट मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. दीज 3 थिंग्स आर टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट विल सी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है. तो द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इज बॉर्डर्ड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. Next, freedom of trade and commerce with the country and between the states is borrowed from Australian Constitution. And one more thing, power of national legislature to make law for implementing treaties even on matter outside normal federal jurisdiction. This is also taken from Australian Constitution. And the last thing, last is concurrent list is also taken from Australian Constitution. Now we'll see कि Constitution of Soviet Union USSR से क्या क्या लिया गया है. तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है अंडर आर्टिकल 51A इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? सोवियत यूनियन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से. कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन. Next, what are the things borrowed from Constitution of South Africa? So, procedure of amendment and election of Rajya Sabha upper house members is वो कहाँ से लिया गया है? Constitution of South Africa से. ये 2 चीज़ें borrow की गई है. Next is Constitution of Germany से क्या borrowed है? तो emergency provision जो होता है हमारे इंडिया में, कभी कभी emergency लगाई जाती है, that provision is borrowed from Constitution of Germany. Next is Constitution of Japan. So
what are the things borrowed by Constitution of Japan? So procedures established by law, whatever the procedure established by law just seen in our constitution is borrowed from Japan. So the celebration of Indian Constitution Day, when we on every year 26th of January we celebrate our Republic Day. So on this day although we got independence on 15th of August 1947 only, but we got Republic on 26th January 1950. So every year as a 26th January we celebrate our Republic Day mainly. So this was all about our evolution of Indian Constitution and its historical background, and already I have explained what are the acts which affected our Indian Constitution. So thank you so much. This was all by my side. Thank you so much.